नमस्कार दोस्तों। व्यवहार से तुम्हारे शिकायत नहीं कोई, विश्वास कीजिए अदावत नहीं कोई। मायूस सारे मुल्क हैं दंगे फसाद से, आखिर बची कहीं भी शराफत नहीं कोई। कमोबेश यही आज स्थिति है। शराफत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, आंखों में हया नहीं रह गई है, और जिस बेशर्मी के साथ में तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, उस सवाल खड़े करते हैं। और ये फैसले और कोई नहीं ले रहा है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं जिन पर हमने बड़ा यकीन किया था। 2014 में हमने बड़े यकीन के साथ उन्हें चुना, और उनको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके राज्यसभा सदस्य थे, वो जो कहते हैं, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था किस चीज का, नेशनल हेराल्ड के ग्रुप में गड़बड़ी का, और उसको आज तक साबित नहीं कर सके, जिससे कि ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कार्रवाई नहीं कर सकी। क्लोजर फाइल करनी पड़ी थी पहली बार, फिर दोबारा से केस चलाया गया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं मिला। तो इस कारण से उनसे भी प्रधानमंत्री नाराज है कि आखिर राहुल गांधी को आप अंदर क्यों नहीं भिजवा सके, उतने सबूत क्यों नहीं इकट्ठे कर सके कि उन्हें जेल भेजा जा सकता। चलिए, नहीं मिला तो प्रधानमंत्री ने तो कोशिश कर ली थी कि डिफेमेशन मामले में जेल भेज दें, लेकिन वह भी अब सफल नहीं हुआ। जब वो भी कुछ सफल नहीं होता है तो निश्चित रूप से गुस्सा होता है। यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी अब जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में गए हैं और वहां जाकर के गले लग के वो मिले चीन के राष्ट्रपति से, और चीन के राष्ट्रपति से ऐसे मिल रहे हैं जो पिछड़ा बिछड़ा हुआ दोस्त मिल रहा हो, सालों बाद मिल रहा हो, सुदामा और कृष्ण मिल रहे हो, उस तरह की स्थिति थी। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बात, तो उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करता था, वह नहीं कर पाया। अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बात करता था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता था, उसका एबीसीडी नहीं समझ पाया। देश की सुरक्षा और समृद्धि की बात करता था, उसको नहीं समझ पाया, और न जाने क्या क्या नहीं समझ पाया। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आपके आरएसएस के बहुत पुराने अरसों से जुड़े हुए वो कह रहे हैं। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगाया था, और इसी तरीके से करके उन्होंने कभी गांधी परिवार को आज से नहीं, सालों साल से, दशकों से बदनाम करते चले आ रहे। आज उन्हें लग रहा है कि उन्होंने शायद गलत किया था, तो अब गलत आदमी को बोल रहे हैं। मैं उन पर यकीन नहीं करता, उनको नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूं इस देश के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं तो सही करेंगी, क्योंकि उन्हें उनके जो रोटी वो खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हमारे आपके पैसे का करते हैं, तो कम से कम वो सही करें। लेकिन स्थिति क्या है, सही तो कर नहीं पाते। आज जन्मदिन था भूपेश बघेल का, जो गरीब, दलित, पिछड़ों सबके लिए करते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तमाम सर्वेज में आ गया सामने कि भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट करने जा रही। बस फिर क्या था, डर पैदा हो गया, और डर में जिस तरह की हरकतें होती हैं वो शुरू हो गई। आज भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उन्हें उपहार यह दिया प्रधानमंत्री और उनके सिपाह सालारों ने कि ईडी की रेड, उनके राजनीतिक सलाहकार, उनके ओएसडी, उनके एक ऐसे मित्र जो बीमार पड़े हैं, मियां बीवी दोनों गंभीर रूप से बीमारी का शिकार हैं, उनके यहां छापा मारा जाता है, उन्हें यह स्थिति करी जाती है, जलील किया जाता है। तो इस तरह से डराने की स्थिति होती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। इसीलिए भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि धन्यवाद मोदी जी, आपने मुझे यह उपहार दिया, आपको आभार। ये बड़ी बात, क्योंकि जो चोर नहीं है वो डरेगा नहीं। आप परेशान कर सकते हैं और नहीं। राहुल गांधी को आपने 55 घंटे 5 दिनों तक परेशान किया, लेकिन हिम्मत नहीं मारे, और वो बोले और पूछिए जो पूछना है।
सब पूछिए, जबकि जो सवाल वो पूछ रहे थे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे मौजूद थे कोर्ट में भी और दूसरी जगह भी, एक एक चीज मौजूद थी, उससे देख सकते थे लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को परेशान कर। फिर जो सोनिया गांधी बीमार थी, कोविड से बुरी तरह से ग्रसित थी, बड़ी मुश्किल से ठीक होकर के आई थी, स्वस्थ होती उसके पहले ये बुला लिया और उन्हें भी 3 दिनों तक परेशान किया। तो जब यह स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से सवाल, और सवाल होने भी चाहिए। उस को आपने ईडी का डायरेक्टर बनाया हुआ है, उस संजय मिश्रा को, जो खुद में तमाम तरह के आरोपों से घिरा रहा है। जब वो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता था और उसने किस तरीके से किन किन पूंजीपतियों के साथ में क्या क्या उसके लेन देन थे और वो उन पर जांच होनी चाहिए, तो उसकी बजाय उसको आपने उसी की निगरानी का दे दिया, यानी बिल्लियां दूध की निगरानी करें। तो यह स्थिति करी और उस बिल्ली को कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए उसे बार बार एक्सटेंशन दिया गया। रिटायर होने के बाद में एक्सटेंशन देते चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, अवैध बताया एक्सटेंशन को, तो कहा अच्छा ठीक है, देश के हित में आप दे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, 1.5 महीने का और बढ़ा दीजिए। और अंततः 15 सितंबर तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ गया। लेकिन इसके बाद क्या हो, वो चले जाएंगे, यही कयास सबको ही लगा रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे जाने दें उन बिल्लियों को? वो बिल्लियां जो दूध की रखवाली क्या करती हैं, दूध पीती हैं या पिलाती हैं, या उसका कैसे इस्तेमाल होता है। इसीलिए कन्हैया कुमार कहते हैं ईडी मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट। तो यह स्थिति है। तो नरेंद्र मोदी ने एक नया पद बनाने का फैसला कर लिया और उस पद का नाम है CIA, यानी चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, CIO। और CIO बना करके उसके अंडर में अब 2 चीजें कर दी गई जो कभी नहीं होता। ईडी का तो वो डायरेक्टर है, ईडी के डायरेक्टर को पुलिस की पावर नहीं है, CBI को पुलिस की पावर है। तो CBI और ईडी दोनों का वो चीफ होगा, सुपर बॉस। जैसे मोदी ने किस तरीके से किया आप देखिए। सेना को काबू करने के लिए उन्होंने कहा कि 3 सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों के अपने अपने विचार होते हैं, नहीं, हम एक CDS बनाएं। बेसिकली एडवाइजरी रोल है, कहने को एडवाइजरी रोल में कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, लेकिन वो तीनों सेनाओं को गवर्न करता है, आदेश करता है। उसका डे टू डे का काम नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्थिति, वो रक्षा मंत्री से ज्यादा पावरफुल। उसके बाद आइए, इसी तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पद बनाया था, उसके पहले तक इस तरह का कुछ नहीं होता था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और अटल जी ने भी अपने एक बहुत क्लोजेस्ट, वो इत्तेफाक से मेरे भी काफी, वो भी मिश्रा थे, तो अब नाम आगे नहीं लूंगा, तो उनको बनाया था। और वो परंपरा जो इन्होंने करी, इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने आके वही कर दिया। अब नरेंद्र मोदी ने भी आकर के अपने अटल जी वाले स्टाइल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। और किस व्यक्ति को बनाया? जिस व्यक्ति के तमाम सारी इंटीग्रिटी पर सवाल हैं, जो व्यक्ति भाजपा RSS के लिए क्या करता था, विवेकानंद फाउंडेशन के नाम पे क्या किया है, जिसका बेटा किस तरीके से सऊदी अरेबिया के कुछ देशों के साथ में किस तरह का बिजनेस करता है, और सारी चीजें वो आपके सामने। उसके बाद उस व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाया जाता है, जिसके चीनी कनेक्शन और तमाम और कनेक्शंस का तमाम चीजें आती हैं, पुराना विदेश सेवा का अधिकारी। तो इस तरह के जब खेल किए जाते हैं तो आपको ये जानना चाहिए क्यों किए जाते हैं। क्योंकि जब ये यसमैन हो, नरेंद्र मोदी ने अपना जो प्रधान सचिव बनाया, वो प्रधान सचिव रिटायरी व्यक्ति को बनाया। इंदिरा गांधी के समय में प्रधान सचिव होते थे, वो सर्विसिंग होते, और सर्विंग होते थे, उसके बजाय यहां पर किस तरीके से रिटायरी को बनाया गया, और रिटायरी से करके किस तरीके से क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ समझ सकते हैं, कैसे कैसे फाइलों को क्या संचालित किया जाता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई ऑर्डर करता है, जब तक कोई सेक्रेटरी उसे इंडोर्स नहीं करता है उसका, तब तक वो लीगल ऑर्डर नहीं माना जाता। इसलिए अपने व्यक्ति को ऐसे करके बैठा लिया। इसके बाद में हिंदुस्तान का इतिहास ये है कि यहां सदैव सर्विंग लोग ही रहे, लेकिन आज की स्थिति ये कि हिंदुस्तान की सरकार जो चलाता है उसको कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी। वो रिटायरी व्यक्ति है, एक्सटेंशन पर है। इसके बाद में देश की गृह मंत्रालय को चलाने वाला अफसर जो होता है वह गृह सचिव, वह एक स्थायी व्यक्ति होता है, लेकिन इस वक्त वो भी रिटायरी व्यक्ति है। इसके बाद में ईडी का डायरेक्टर का बता ही चुका हूं। इस तरह से तमाम सारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सब कुछ। क्यों जरूरत, जब सेना में इतने सारे अफसरान जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, अच्छे उत्कृष्ट अफसर हैं, उन्हीं में लाइए, उनसे सलाह लीजिए, सलाहकार मंडल बनाइए। आप राजनीतिक सलाहकार अपना रखिए, उसके जरिए रखिए, आर्थिक सलाहकार रखिए, और जो आपके यहां से है उनको किस तरह से समाहित करेंगे उसको करिए, वो टीम बनाइए। लेकिन आप सेना में भी घुसेंगे, आप उसमें भी घुसेंगे, आप इसमें भी घुसेंगे, और उनके जरिए किस तरह के खेल होते हैं। इसी तरह का कमोवेश खेल तब हुआ था जब कारगिल होने की स्थिति आई थी, और इसी तरह का खेल अजीत डोभाल का। आज तक कोई उपलब्धि नहीं है अजीत डोभाल। उपलब्धि यही है कि मोदी सरकार को बचाने के लिए किस किस तरह से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराई गई। मैं फर्जी शब्द कह रहा हूं, इंडोर्स कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए क्यों फर्जी कह रहा हूं। क्योंकि आज तक ऐसी किसी सर्जिकल स्ट्राइक में कोई मारा नहीं गया। कौवा मार के चले आते हैं, सैटेलाइट पिक्चर इस बात को करती है, और एक आज तक नहीं दे पाए रिकॉर्ड कि उसमें क्या क्या इन्होंने किया। ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास कि कितने आदमी मारे, क्या किए, क्या नहीं किया। तो इस स्थिति में, और साहब उससे ज्यादा बुरी स्थिति हमारे यहाँ के मीडिया की है। कल आपने देखा ही, दैनिक जागरण और उनका जो नई दुनिया अखबार है, दोनों, उन दोनों में कैसे एक झूठी खबर फैलाई गई, छापी गई, और वो खबर बैनर छापी गई कि साहब एक और सर्जिकल स्ट्राइक, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अंत में मजबूर होकर के सेना को अपना खंडन जारी करना पड़ा, उसे कहना पड़ा साहब कोई सर्जिकल स्ट्राइक। यह दशा है इसकी। और यह झूठ बोलने की परंपरा कोई नई नहीं है। आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तमाम हमारे लोग फंसे हुए थे, और नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने दावा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कह के दोनों देशों से वो युद्ध रुकवा दिया और अपने लोगों को बाहर निकाल दिया और फिर युद्ध शुरू करवा दिया। मतलब आप समझिए, उनके कहे पे ये हुआ कि हाँ ठीक है, हम बैठे हैं, आप निकाल लो, फिर हम लड़ेंगे। क्या ऐसे होता है? और इसका भी खंडन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया, कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो हंसा इस पर। और हंसी होती है, पूरी दुनिया में हंसी होती है। तो आज हंसी का पात्र आप अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट को, मैं ईडी नहीं कहूंगा, इलेक्शन डिपार्टमेंट मजबूत बनाने के लिए आप इस तरह से खेल करते हैं। और यह खेल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसके बूते आप विपक्षी दलों को परेशान करते हैं। सबको पता है कि ईडी ने पिछले 9 साल में किया क्या। उसने जो भी मामले दर्ज किए, जो भी शिकायतें आई, उनमें सिर्फ विपक्षियों को निशाना बनाया, और जो मामले दर्ज किए उनमें कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं, मतलब आधा % भी नहीं। 100 केस में आधे केस भी नहीं। यह संख्या है, और यह संख्या हो तो आप खुद समझिए। इसीलिए, लेकिन उसके जरिए बदनाम किया जाता है, विपक्षी नेताओं को डराया जाता है, और तमाम डरपोक आपके पास आके शामिल हो जाते हैं। और तमाम डरपोक जो शामिल भी नहीं होते हैं वो पीछे रह के कि नहीं सर हम आपके साथ, आपसे मिले रहेंगे, आप चिंता मत करिए, जहां आपको जरूरत होगी हम खड़े होंगे। उस तरह की स्थिति में आ जाते। तो
यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, डराओ, डर से। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, क्योंकि जब डरोगे नहीं तभी सवाल कर पाओगे, और डरोगे तो नहीं कर पाओगे। यदि आप चोर हो तो नहीं कह पाओगे, आप ललकार तब पाओगे भूपेश बघेल की तरह जब आप सही हो। आप ललकार तब पाओगे जब अशोक गहलोत की तरह होगे कि ईडी का छापा पड़ रहा होगा और ये होगा। और छापे भी कब पड़ते हैं? जब देखिए कांग्रेस का महाधिवेशन होना था उसके एक दिन पहले पड़ा। अब 3 महीने बाद चुनाव है छत्तीसगढ़ में, तो अब पड़ रहा है। आपको याद होगा राजस्थान में जिस समय वहां का राजनीतिक संकट खड़ा किया गया था, किस तरीके से सचिन पायलट और सबको वो करके एक तोड़ने की कोशिश की गई थी, उस समय छापे पड़ रहे थे। जब सरकार बचाने में लगे थे उस समय छापे पड़ रहे थे। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें। तो यह नीति, यह भी आप देख लीजिए, जब कर्नाटक के चुनाव का समय था तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनके यहां छापे पड़ रहे थे। याद करिए यूपी का चुनाव चल रहा था और उस समय प्रियंका गांधी को बार बार ईडी बुलाया जा रहा था, वाड्रा को बुलाया जा रहा था और न जाने क्या क्या किया जा रहा था। तो ये एक डराने की कोशिश होती है और ये जब किया जाता है तो सारी बातें सामने आती हैं। इसी तरीके से सीबीआई करती। तो एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था कि ये सरकार का तोता है, लेकिन वो तो चलिए तोता ही था, आज तो चरण चुंबक हो गया है। और वही नहीं हो गया तब तो मीडिया सवाल उठाता था, घेर लेता था। आज मीडिया तलवे चाट रहा है, तलवे चाट रहा है। इस हालत में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आप देखिए हरियाणा में और पंजाब में कल जिस तरीके से किसानों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया और सब कुछ किया गया, एक किसान की मौत हो गई। और जब किसान इसका विरोध करने आने लगे चंडीगढ़ में, अपनी राजधानी में, तो उनको जगह जगह किस तरह से बलपूर्वक रोका गया, परेशान किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के, मोहाली में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने इसको लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया कि पंजाब में हो क्या रहा। दिया आपने किसानों को, कुछ नहीं, लूट रहे हैं। तो जब किसानों की बात आती है तो हमें याद आता है 3 काले कानून किसके हित में लाए गए थे और किस तरीके से वो वापस तो ले लिए गए, लेकिन इसी बीच में दूसरे बैकडोर एंट्री से अदानी को उसमें काम करने की मंजूरी दे दी गई, रिलायंस को मंजूरी दे दी गई। और नतीजा ये हुआ वही सबसे बड़ी खरीद कर रहे हैं। इसी तरीके से वो हिमाचल में कर रहे हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाती। इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई लेकिन ईडी उस पर कार्रवाई नहीं करती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में एक प्रकार से फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो रिपोर्ट देने की हिम्मत नहीं कर पा रही। और आपको याद होगा 3 साल पहले अदानी की कंपनी पे जो मामला दर्ज हुआ था, उस मामले में कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे। क्यों? 3 साल तक यही है। तो ये मोदी का मोडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से हम डराएं, धमकाएं और चीजें करें, अपने लिए, चुनाव के लिए और दूसरे कामों के लिए पैसा वसूलें। हम अय्यासी की जिंदगी जिए, महंगी जिंदगी जिए और उसके बाद करें। वही, इसीलिए मैं कहता हूं अंतर को समझना चाहिए। वही राहुल गांधी जो इतने बड़े परिवार से, जो आजादी के पहले इतने बड़े रईस थे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से ज्यादा रईस थे, वो राहुल गांधी उस परिवार से हैं। और उस परिवार के बाद वो जमीन में जीते हैं, जमीन पे बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उनके बीच जाते हैं, महिलाओं के दर्द को समझते हैं, युवाओं के दर्द को समझते हैं, बच्चों के दर्द को समझते हैं। वो हर किसी को जोड़ते हैं। वो छोटे व्यापारियों की बात करते हैं, उनके व्यापार की बात करते हैं। वो कहते हैं पूंजीपतियों को मत लुटाइए, छोटे छोटे व्यापारियों को, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाइए। और इस पर बात करते हैं, वो शिक्षा पर बात करते हैं, वो स्वास्थ्य पर बात करते हैं, वो आम आदमी की जरूरतों पे बात करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? जो खुद कहते हैं कि मैं एक भिखारी टाइप के घर से आया हूं,
तो साहब भिखारी के पास इतना धन कहां से आ गया? या तो कोई कमाई का साधन होता। आप व्यापार व्यवसाय तो करते नहीं थे। आप मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी आपने सैलरी ली और प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी सैलरी ली, वो सब जोड़ दीजिए और सारी चीजें करने के बाद में तो आपके पास उससे कितने गुना ज्यादा हो जाता है। उससे कई गुना ज्यादा आपके पास संपत्ति है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा है और बहुत चीजें हैं। आपके रोज का जो रहन सहन है, पहनावा है, वो सब कहां से आ रहा है? या तो आप सरकार को लूट रहे हैं या कहीं और से आ रहा है। तो यह बताता है कि किस तरीके से आपने एक लूट की दुकान खोली और वही दुकान आप चला, और उस दुकान के कारण आज जब उस पे ताला लगने की बारी आती है, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, तब आप क्या करते हैं? तो उसके लिए कहते हैं एक अलग सी पोस्ट बना दो और ताकतवर कर दो, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दे देंगे और को भी जवाब दे देंगे। यह नरेंद्र मोदी का चरित्र। इससे आप समझिए कि ये बर्बाद करने वाले लोग, मैं बार बार कहता हूं, ये बना नहीं सकते। और जो बर्बाद करता है वो आपको यही करता है। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे जो शिकायत है वो शिकायत इसलिए है क्योंकि आपने पूरे मुल्क को बर्बाद किया, और हमने आपको मुल्क बर्बाद करने के लिए नहीं, बनाने के लिए दिया था। आप कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं है, आप राजा नहीं हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे यही आग्रह है, सच को जानिए, पहचानिए और उसकी आवाज बनिए। और यह चीज इजराइल से सीखिए, क्योंकि इजराइल ने यही जवाब दिया, वहां की जनता ने। वहां सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने की कोशिश की गई तो वहां की जनता ने सड़क पर उतर कर सरकार को रोने के लिए मजबूर कर दिया। यस, इसे पहचानिए, जानिए, आप भी आवाज बनिए और आगे बढ़ाइए, हमारी बात को भी बढ़ाइए, सच को भी, क्योंकि सच को नहीं पहचानेंगे तो आप खत्म होंगे, हम नहीं। जय हिंद।